कि आज के इस लेक्चर का मेरा जो कोर टॉपिक होने वाला है वह है जीवों में लैंगिकता, दूसरा होगा निषेचन और तीसरा का होगा निषेचन पश्च घटना। और आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे कि लैंगिकता शब्द का एक ही मतलब होता है कि किसी जीव में हम आपको बताते हैं कि थैलस का मतलब होता है आखिरकार क्या है। तो इसको यूज करते हैं डायोसियस, लत्तर वाले, आपकी भाषा में लत्तर वाला जो भी प्लांट है वे सभी ये जो जाइगोट है और जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग उसका जो अंडा है वो पहले से निषेचन हो गया है, अर्थात नर और मादा आपस में मिल गए और मिलने के बाद ये अंडा बाहर निकलता है। उसके नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आपसे बच्चों का फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, इसके 8वें लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। अगर कोई टॉपिक बचा भी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त किया जाए, ठीक है? तो अगर आप वैसे विद्यार्थी हैं जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, या फिर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या फिर इस चैनल पे चल रहे इस बैच के बारे में आप अभी तक नहीं जानते हो, तो हम आपको बता दें कि हमने इस चैनल पे क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च किया है, और वह बायोलॉजी का बैच है जिसका नाम हमने रखा है बायो विजार्ड बैच। इस बायो विजार्ड बैच के अंतर्गत हम क्लास 12 का जो पूरी बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, और वह भी चैप्टर वाइज। हमने क्या किया, आपकी आसानी के लिए इस चैप्टर को लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है। तो जो ये बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, ये हमारे बायो विजार्ड बैच का भी पहला चैप्टर है, और आज इसी के 8वें लेक्चर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस लेक्चर की शुभारंभ करते हैं। हम आपको बता दें कि आज के इस लेक्चर का मेरा जो कोर टॉपिक होने वाला है वह है जीवों में लैंगिकता, दूसरा होगा निषेचन और तीसरा का होगा निषेचन पश्च घटना। और आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, लेकिन इस टॉपिक में मूव करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें को डिस्कस किया था, और मुझे ऐसा लगता है उस लेक्चर को देखने के बाद कि जो लास्ट वाला टॉपिक था इसको हमने बहुत तेज से आपको करा दिया था। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को फिर से 5 मिनट लेकर 2 मिनट लेकर इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं। हमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था युग्मक जनन, ये पिछला लेक्चर में पढ़ लिया, लेकिन एक बार और बढ़िया से, क्योंकि हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिला था, ठीक है? एक टॉपिक था युग्मक जनन। आराम से पढ़ोगे। अगर आपको ये लेक्चर स्लो लग रहा हो तो आप YouTube से जाकर स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? युग्मक जनन, युग्मक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा गैमेट और दूसरा मिलेगा जिनेसिस। गैमेट का मतलब युग्मक होता है और जिनेसिस का मतलब निर्माण होता है। और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया या युग्मक की बनने की प्रक्रिया को ही बेसिकली हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब एक बात आपको बताना था कि जो युग्मक होता है ये बेसिकली 2 प्रकार से हो सकते हैं। ये जो युग्मक होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक युग्मक को हम बोलते हैं समयुग्मक, एक युग्मक को हम लोग बोलते हैं समयुग्मक। समयुग्मक इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं होमोगैमिट। होमोगैमिट्स। अब ये समयुग्मक क्या है आओ बताते हैं। अब ये समयुग्मक क्या है, इसको इरेज करो पहले। ये समयुग्मक क्या है? सम का मतलब होता है एक समान। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, एक समान। होमो का मतलब क्या होता है? एक समान। अगर आपका गैमिट मान ले आपका एक गैमिट ये है, एक गैमिट ये है, और सेम इसी का हम कॉपी कर देते हैं, और एक गैमिट ये है, ठीक है? ये जो आपके पास गैमिट है ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है। इस दोनों गैमिट को आप देखो, इस दोनों गैमिट को देखो। ये एन बीच में क्या लिखे हैं? आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि गैमिट हमेशा अगुणित होते हैं, तो एन रिप्रेजेंट करता है अगुणित को, अर्थात इसमें गुणसूत्र का एक सेट गया है। तो इस दोनों गैमिट को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा ये दोनों गैमिट एक समान है। तो अगर किसी जीव में गैमिट एक समान दिखे, उनका आकार सेम हो, संरचना सेम हो, तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं समयुग्मक। इसको बोलते हैं होमोगैमिट, ठीक है? अगर यही बात करें कि दोनों युग्मक को हम क्या कर दें? अलग कर दें। एक होता है सम
और एक होता है, इसी को हम रेज करके बना देते हैं। चलो, एक होता है विषम, एक होता है समगैमित युग्मक और एक होता है विषम युग्मक। एक होता है विषम युग्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोगैमिट। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोगैमिट। ध्यान देना आराम आराम से। अब देखो, ये यहाँ पे दोनों गैमेट क्या था? ये दोनों गैमेट एक समान था, लेकिन विषम युग्मक में क्या होगा? विषम युग्मक में क्या होगा? ये दोनों गैमेट अलग अलग शेप के हो जाएंगे। अगर ऐसे हो जाए, मान लो ये दोनों गैमेट का जो शेप है ये अलग अलग हो गया, तो जब ये दोनों गैमेट का शेप अलग हो गया, विषम हो गया, हेटेरो हो गया, तो ऐसे गैमेट को हम लोग विषम युग्मक बोलते हैं। और यही बात हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि सम युग्मक को बोलते हैं इंग्लिश में होमोगैमिट, और इसी का एक और नाम होता है आइसोगैमिट। यही विषम युग्मक की बात करें तो इसको बोलते हैं हेटेरोगैमिट, इसका एक और नाम है एनाइसोगैमिट। ठीक है, अब ये सम युग्मक क्या होता है? तो ये ऐसे युग्मक होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं, जिससे नर और मादा युग्मक में अंतर करना मुश्किल होता है। अब इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल याद कर लेना। जो भी शैवाल होंगे, और शैवाल में देख लेना क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। कवक में देख लेना राइजोपस, ये जो फंजाई है। तो ये उदाहरण ऐसे ये है, इनमें जो युग्मक बनेगा वह बेसिकली सम युग्मक होगा। उनमें नर और मादा युग्मक को आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है, क्योंकि उनका दोनों जो शेप होता है, संरचना होता है, वह एक जैसा होता है। वही बात करें विषम युग्मक की, तो इसमें ऐसे युग्मक होते हैं जो आकार में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इनमें जो नर युग्मक होगा उसे शुक्राणु कहते हैं या एंथ्रोजोइड कहते हैं, जबकि मादा को अंडाणु, ओवम या एग कहते हैं। जैसे ह्यूमन की बात कर लो, ह्यूमन में क्या होता है? देखो, नर का युग्मक शुक्राणु अलग संरचना होता है और मादा का जो ओवम होता है उसकी अलग संरचना होती है। तो ये ह्यूमन भी क्या हो गया? विषम युग्मक हो गया। ऐसे ही फ्यूकस की बात कर लो, वॉल्वक्स की बात कर लो, कारा की बात कर लो। कारा एक प्रकार के ग्रीन अलगी है। तो ये ऐसे हैं जिसमें गैमेट तो बनेगा, लेकिन ये गैमेट जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, गैमेट का शेप अलग हो जाएगा। इसी कारण से इसको हम लोग इन आइसोगैमेट के श्रेणी में रख देते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली, इस कारण से एक बार फिर से इसको रिपीट कर दिए हैं। एक और टॉपिक को रिपीट आपके सामने हम कर देते हैं। आओ, युग्मक कैसे बनते हैं। एक और टॉपिक है युग्मक कैसे बनते हैं। इस वाले टॉपिक को भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और सोचो, मान ले कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है आपके सामने, ठीक है। अब इस जीव का जो बॉडी है, इस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, वह खुद हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड कहने का मतलब है उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है, वह खुद हेप्लॉइड है, ठीक है। अब इस बॉडी से आपको बनाना है गैमीट, और गैमीट भी मालूम है, गैमीट भी हमेशा अगुणित होते हैं। गैमीट तो हमेशा अगुणित ही होते हैं। तो अगर ये किसी जीव का बॉडी हेप्लॉइड है, अगुणित है, और वह गैमीट बना रहा है, तो फिर ये गैमीट कैसे बनेंगे? तो अगर किसी जनक का बॉडी शरीर अगुणित हुआ, तो उसमें जो गैमीट बनेगा वह बेसिकली बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के समसूत्री विभाजन। बोलो, तुम बताओ, खुद बताओ। देखो यहाँ पे, देखो ये n है, ये भी n है, गुणसूत्र का नंबर समान है, और जब भी गुणसूत्र का नंबर समान हो तो वैसे विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो जब भी जनक का शरीर जो है वह अगुणित हो, तो उसमें गैमेट समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। यही बात अगर हम करें, किसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और आओ बताते हैं क्या कहने वाले हैं। चलो, अब ये ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, इसको मान ले ये डिप्लॉयड हो गया। ये क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया। अब ये डिप्लॉयड हो गया तो ये n की 2n, तो ये हो गया 2n। अब इसमें भी गैमेट बनेगा, तो गैमेट तो हमेशा अगुणित होते हैं। तो यहाँ पे देखो, गुणसूत्र का नंबर डबल है, यहाँ पे आधा हो गया, तो इस विभाजन में आधा हो रहा है। तो फिर ये विभाजन कौन होगा भाई? ये जो विभाजन होगा ये बेसिकली होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो एक टॉपिक था कि युग्मक कैसे बनते हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर जनक का शरीर अगुणित हुआ,
अगर जनक का शरीर अगुणित हुआ तो फिर गैमेट समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा, और अगर जनक का शरीर द्विगुणित हुआ, जैसे हमारा बॉडी क्या है, द्विगुणित है, तो फिर हमें जो युग्मक बनेगा वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। यही बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। बात सही है, चलो ये बात हटाओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, युग्मक जो होते हैं ये हमेशा हमेशा हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे, अर्थात इसमें गुणसूत्र का एक ही सेट जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो, पहला केस ये है कि जनक का शरीर अगर अगुणित है, जनक का शरीर क्या है, अगुणित है, तो युग्मकों का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। दूसरा केस है, जनक का शरीर जो है अगर द्विगुणित है तो फिर युग्मकों का जो निर्माण होगा वह बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा, ध्यान रखना। इसका एग्जांपल लर्न कर ले कि जो भी शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट है, इसमें बेसिकली समसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट का निर्माण होता है। वही बात करो टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, मनुष्य में, अधिकांश जानवर में जो भी युग्मक बनते हैं वह बेसिकली बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। एक और टॉपिक यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम है मियोसाइट। एक और टॉपिक याद रखना, मियोसाइट्स। अब ये मियोसाइट्स क्या है, तो मियोसाइट जो है वह एक प्रकार का डिप्लॉयड सेल होता है, वह एक प्रकार का डिप्लॉयड सेल होता है, अर्थात मियोसाइट्स एक ऐसी द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है, और ये द्विगुणित सेल है, तो इसमें गुणसूत्र का नंबर क्या होगा, गुणसूत्र का नंबर 2n अर्थात 46 होगा। ह्यूमन की बात करें, हम हमेशा बताते हैं आपको कि गुणसूत्र का जो नंबर है, गुणसूत्र की जो संख्या है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। गुणसूत्र का जो नंबर है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग उसकी संख्या होती है। तो अगर मियोसाइट्स अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप सीधा मान लेना कि एक प्रकार की द्विगुणित कोशिका है। हम अपनी बात करें तो हम एक द्विगुणित जीव है। अगर हम अपने में से कोशिका को निकाले, आपको दिखाएं, दिखेगा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए दिखाई दे रहा है, तो जो कोशिका है ये द्विगुणित है, तो इसके लिए यूज करेंगे मियोसाइट शब्द का, ठीक है। इसी बात को आप एक बार देख लो, क्योंकि जब मियोसाइट्स क्या है, एक द्विगुणित कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बनते हैं, ठीक है। अब मानव की बात करें तो मानव की मियोसाइट में 46 होंगे, तो इसमें युग्मक में कितना होगा, 23 हो जाएगा। वैसे बात करें मक्का में मियोसाइट में 12 होंगे, तो फिर युग्मक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे बात करें चूहा में 42 होगा, तो युग्मक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये लर्न कर लेना आप। तो ये हमने पीछे के लेक्चर में ये पढ़ा था, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली थी, इसी कारण से एक बार आपको फिर से हम रिपीट करा दिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जीवों में लैंगिकता को। अब हम बात करते हैं बेसिकली जीवों में लैंगिकता शब्द को। सीधा मतलब होता है जीवों में लैंगिकता का मतलब आपको लिखा हुआ है। जीवों में लैंगिकता का अर्थ होता है उसमें नर और मादा यौन संरचना कैसे मौजूद होती है। सीधा मतलब याद रखो कि लैंगिकता शब्द का एक ही मतलब होता है कि किसी जीव में जो युग्मक बन रहे हैं, जो अंग उपस्थित है, वह कैसे हैं। क्या एक ही जीव के अंदर नर अंग और मादा अंग दोनों उपस्थित है? क्या एक ही जीव के अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित है, या फिर ये दोनों जो जनन अंग है ये अलग अलग जीव में उपस्थित हैं? इसी के आधार पे हम लोग कुछ टर्म को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे होमोथैलिक शब्द को, हेटेरोथैलिक शब्द को, और हम डिस्कस करेंगे मोनोसियस, डायोसियस टर्म को, यूनिसेक्सुअल टर्म को, बाइसेक्सुअल टर्म को। ये सभी लैंगिकता को बताते हैं। ये सभी ये बताते हैं कि इस जीव में जो इनका जनन अंग है वह बेसिकली एक ही जीव के अंतर्गत है, या फिर दोनों जनन अंग अलग अलग जीव में सेपरेट है, ठीक है। अब हम आपको सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न जीवों में लैंगिकता। निम्न जीवों कहने का मतलब है लोअर ऑर्गेनिज्म में हम देखने वाले हैं सेक्सुअलिटी की। लोअर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है निम्न श्रेणी के जीव। अब सबसे पहले एक टर्म आता है होमोथैलिक, जिसको बोलते हैं समथैलस। अब ये समथैलस क्या होता है आप बताते हैं। ऐसे जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही थैलस पर पाए जाते हैं। अब एक आप बोलोगे कि भैया आप तो समझाने आए होमोथैलिक, होमोथैलिक समझाने आए, यहां पे शब्द आ गया थैलस। घबराना नहीं है, हम आपको बताते हैं कि थैलस का मतलब होता आखिरकार क्या है। थैलस का मतलब सीधा बात होता है, मान ले कि ऐसे जीव जिनका बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हुआ हो, अर्थात उसमें आप स्टेम नहीं देख पाओ, उसमें आप रूट नहीं देख पाओ, उसमें आप लीफ नहीं देख पाओ, तो उनका जो बॉडी पार्ट है वह डिफरेंशिएट नहीं हो पाया है, अलग अलग नहीं हो पाया है, तो ऐसे के लिए हम यूज करते हैं
थैलस शब्द। ऐसे के लिए हम यूज करते हैं थैलस शब्द। तो जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे शैवाल की बात करो, जो भी अलगी होता है, उनका बॉडी कुछ इस प्रकार से होता है। तो क्या इसमें आप स्टेम को बता सकते हो? क्या इसमें उसके जड़ को बता सकते हो? क्या इसमें इसके लीफ को बता सकते हो? इसका मतलब यह है कि इसके बॉडी पार्ट आपस में डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं। तो ऐसे के लिए हम यूज करते हैं थैलस शब्द। और जब एक ही थैलस पे दोनों जनन अंग आ जाए, एक ही थैलस पे ध्यान रखना, दोनों जनन अंग आने का मतलब है नर जनन अंग भी आ जाए और मादा जनन अंग भी आ जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं होमोथैलिक शब्द का, समथैलस शब्द का। ध्यान देना क्या बात हम बोल रहे हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है। आओ देखो, मान ले एक टॉपिक है होमोथैलिक। होमो का मतलब क्या होता है बताओ? होमो का मतलब होता है एक, थैलिक का मतलब क्या होता है? थैलस की बात हो रहा है। थैलिक का मतलब थैलस का बात हो रहा है। तो अगर किसी जीव का जो जनन अंग है, अगर किसी जीव का जो जनन अंग है वह एक ही थैलस पे है, मान ले एक हम आपके सामने अलगी बना देते हैं, ठीक है, ये शैवाल है, अलगी मतलब शैवाल है, ठीक है। तो ये शैवाल के बॉडी पार्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो अगर इसी थैलस पे, इसी शैवाल पे अगर नर जनन अंग और मादा जनन अंग, नर जनन अंग मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों उपस्थित है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित है, तो ऐसे जीव को हम होमोथैलिक, समथैलस बोलते हैं, ठीक है। इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे समथैलस, होमोथैलिक। यही बात करो तुम हेटेरोथैलिक की, यही बात करो अगर तुम हेटेरोथैलिक की, हेटेरोथैलिक, तो यहां पे एक शब्द आया हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, हेटेरो का मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग। और थैली का मतलब हो गया, थैली का मतलब हो गया थैलस। अब सुनना क्या बात हम कह रहे हैं। अगर मान ले एक ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये एक लोअर ऑर्गेनिज्म है और इस लोअर ऑर्गेनिज्म को कॉपी कर लेते हैं। ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस लोअर ऑर्गेनिज्म के जो सेक्स ऑर्गन है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें मेल पाया जा रहा है, इसमें फीमेल पाया जा रहा है। तो देखो दोनों सेक्स ऑर्गन जो है ये दोनों अलग अलग जीव में उपस्थित हैं, अलग अलग थैलस पर उपस्थित हैं। इस कारण से इसको हम लोग हेटेरोथैलिक बोलते हैं, ठीक है। आओ यही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है समथैलस। ऐसे जीवों में नर मादा दोनों जननक एक ही थैलस पे पाए जाते हैं। उदाहरण म्यूकर। ये जो म्यूकर है ये एक प्रकार का कवक है। म्यूकर जो है ये एक प्रकार का कवक है, ठीक है। रही बात विषम थैलस की, विषम मतलब अलग अलग बॉडी पे, अलग अलग थैलस पे उपस्थित होगा क्या? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक है। तो इन जीवों में नर और मादा जनन अंग अलग अलग थैलस पर होते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस। ये जो राइजोपस आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक प्रकार का कवक ही है। दूसरा का एग्जांपल लर्न करना, मार्केंसिया। ये जो मार्केंसिया है ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स हैं। और ये जो भी आपको अलगी, ये जो भी आपको शैवाल दिखाई दे रहे हैं, कवक दिखाई दे रहे हैं, ब्रायोफाइट दिखाई दे रहे हैं, इनका बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। इनमें जो बॉडी पार्ट हैं उसे आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। इसी कारण से हम यूज करते हैं थैलस शब्द का। तो क्या आपको होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक क्लियर है? क्या आपको होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक क्लियर है? होमो मतलब जनन अंग एक ही जीव में हो तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक। अब हम आपको मोनोसियस और डायोसियस शब्द का मतलब बताते हैं। ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लर्न कर लेना। ऐसे ये प्लांट किंगडम का टॉपिक है, पादप जगत का है, जो 11th का टॉपिक है। इसी कारण से बताए थे आपको कि जो जीवों में जो चैप्टर है इसमें 11th के बहुत सारे चैप्टर का समअप है, जिसमें जैविक वर्गीकरण, जिसमें मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें पादप जगत का टॉपिक है, जिसमें सेल डिवीजन का टॉपिक है। तो अनेक टॉपिक मिले हुए हैं इस चैप्टर में। खैर अलग है पौधों में लैंगिकता। पौधों में लैंगिकता कहने का मतलब है कि हम लोग पौधों में देखने वाले हैं
कि जो जनन अंग है वह एक ही पौधा में पाया जाएगा, नर और मादा, या फिर ये दोनों जनन अंग अलग अलग पौधे में पाए जाएंगे। अगर वैसे पौधे जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पौधा में पाए जाए तो वैसे पौधे के लिए यूज करते हैं मोनोइसियस प्लांट, और अगर दोनों अलग अलग पौधा में पाया जा रहा है तो फिर यूज करते हैं डायोसियस प्लांट। एक पहला टॉपिक है मेरा मोनोएसियस। मोनो, यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, और ओसियस का मतलब होता है घर। ओसियस का मतलब होता है घर। अगर एक ही घर के अंतर्गत दोनों जनन अंग है, सॉरी, अगर एक ही घर के अंतर्गत दोनों जनन अंग है तो इसके लिए यूज करते हैं मोनोइसियस। क्या यूज करेंगे? मोनोइसियस। और वही बात करें डायोसियस, डाई का मतलब होता है, डाई मतलब दो, और ओसियस का मतलब होता है घर, घर या बॉडी। ये जो दोनों है, दोनों जनन अंग है, ये अलग अलग बॉडी में है तो इसके लिए यूज करते हैं डायोसियस। मोनोइसियस का मतलब एक ही बॉडी में दोनों जनन अंग है, डायोसियस मतलब दो घर है आपके पास और दोनों घर में अलग अलग लोग रहेंगे, एक घर में नर जनन अंग रहेगा और एक घर में मादा जनन अंग रहेगा। ध्यान रखना, ये क्या होता है? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा जनन अंग या फूल दोनों एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं। इसका एग्जाम्पल लर्न करना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मक्का होता है, मक्का मोनोइसियस होते हैं, मक्का मोनोइसियस होते हैं। इसका मतलब यह है कि मक्का में नर जनन अंग भी उपस्थित होगा और मादा जनन अंग भी उपस्थित होगा एक ही प्लांट में। ठीक है, रही बात दूसरी नारियल की, नारियल भी वैसे ही, इसमें भी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही में उपस्थित होंगे। खीरा, गुलहर, कद्दू, लौकी, तरबूज, ये देखो हमारे प्रधान जी को, ये प्रधान जी लौकी लेकर जा रहे हैं, ये प्रधान जी लौकी लेकर जा रहे हैं सचिव साहब के लिए। तो एक बात बता रहे हैं, मोनोइसियस का एग्जांपल लर्न करना। जो भी कुकुरबिट्स होते हैं, जितने भी कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिट्स का मतलब होता है जितने भी बेल वाले प्लांट हैं, बेल वाले, बेल अर्थात लत्तर वाले, आपकी भाषा में लत्तर वाला जो भी प्लांट है वे सभी मोनोइसियस प्लांट के अंतर्गत आते हैं, वे सभी कुकुरबिट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे करेला हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ये सभी लत्तर वाले प्लांट हैं। तो लत्तर वाले प्लांट के लिए यूज करते हैं कुकुरबिट शब्द का। ये सभी मोनोइसियस हैं। मोनोइसियस याद रखना, मोनो मतलब एक, इसियस मतलब घर। तो वैसे बॉडी या वैसा घर जिसमें दोनों जनक एक साथ रहें, दोनों जनन अंग एक साथ रहे तो फिर यूज करेंगे मोनोइसियस का। डायोसियस मतलब बॉडी अलग अलग हो गया तो अलग अलग रहेंगे। एग्जांपल लर्न कर ले, खजूर, खजूर ऐसा प्लांट है जिसमें एक अलग प्लांट में नर पाया जाएगा और एक अलग प्लांट में मादा पाई जाएगी। वैसे ही बात करो पपीता, पपीता का भी बॉडी वैसे ही होता है, एक बॉडी में नर जनन अंग पाया जाएगा और एक बॉडी में मादा जनन अंग पाया जाएगा। सहतूत या भांग, ये सभी क्या है? डायोसियस प्लांट है, डायोसियस प्लांट है। आगे आओ, आगे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पे आने से पहले हम आपको कुछ टर्म से मिलाना चाहते हैं। प्लांट, ये है प्लांट। चलो आपके सामने हम एक प्लांट के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। मान ले ये एक प्लांट हम बना रहे हैं और प्लांट पे ये लीफ लगा हुआ है आपके ध्यान के लिए, और इस पे हम लगा देते हैं फूल। चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर इस प्लांट के ऊपर, अगर इस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हो, अगर इस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हो, इस पौधा के ऊपर नर और मादा दोनों जनन अंग हो, तो इस प्लांट के लिए, इस प्लांट के बॉडी के लिए, इस प्लांट के शरीर के लिए हम यूज करेंगे मोनोइसियस शब्द का, मोनोइसियस शब्द का। ध्यान देना, अगर इस प्लांट के बॉडी में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित है तो ये प्लांट के बॉडी के लिए यूज करेंगे मोनोइसियस शब्द। ध्यान देना, इस प्लांट पे नर और मादा दोनों जनन अंग है, इस प्लांट के बॉडी के लिए यूज करेंगे हम लोग मोनोइसियस शब्द का। मोनोइसियस को हिंदी में क्या बोलते हैं याद रखना? उभय लिंगाश्रयी, और इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रयी।
उभय लिंगाश्रयी और इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। ठीक है, तो इस बॉडी के लिए वैसे ही हम बात करें, वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, और इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आपके पास प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट में क्या हुआ, इस प्लांट में क्या हुआ, इस प्लांट में या तो मेल है या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, या तो मेल है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली डायोसियस शब्द का, इसके लिए यूज करते हैं हम डाइओसियस शब्द का। सुनना, डाइओसियस या मोनोओसियस शब्द का उपयोग प्लांट के बॉडी के लिए करते हैं। मोनोएसियस, मोनोइसियस या डाइइसियस शब्द का प्रयोग उभय लिंगाश्रयी या फिर एक लिंगाश्रयी शब्द का उपयोग प्लांट के बॉडी के लिए करते हैं। वही बात करो अगर फ्लावर के लिए, ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं, ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं, अगर इस फूल के अंदर, इस फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों है तो फिर इस फूल को बोलेंगे बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी फ्लावर। ध्यान देना, बॉडी को मोनोइसियस, फूल को बाइसेक्सुअल, बॉडी को डायोसियस और फूल के यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल। तो जो भी एक लिंगी या द्विलिंगी का बात किया जाए तो आप समझना फूल का बात हो रहा है। एक लिंगी और द्विलिंगी का बात किया जाए तो बात हो रहा है फूल का। वही एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी का बात किया जाए तो प्लांट के बॉडी का बात किया जा रहा है। एक लिंगी द्विलिंगी का बात किया जाए तो पुष्प के लिए बात किया जा रहा है, और एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी की बात किया जा रहा है। इसका मतलब यह है प्लांट के बॉडी के लिए बात किया जा रहा है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला है पुष्प के प्रकार। एक है एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब ये होता है, एक लिंगी का मतलब क्या होगा, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, जो जनन अंग होंगे वे अलग अलग प्लांट को उपस्थित होंगे। ये देखो ऐसे फूल जिसमें या तो केवल स्त्री केसर हो या फिर केवल पुंग केसर हो, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, द्विलिंगी क्या होता है, ऐसे फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों मौजूद हो, मतलब जिस फूल में दोनों जनन अंग पाए जाए उसको हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। और जिस प्लांट में दोनों जनन अंग पाए जाए उस प्लांट के लिए यूज करते हैं मोनोइसियस, मोनोइसियस। ठीक है, चलो ये क्लियर है। तो आगे हम युग्मक के स्थानांतरण पढ़ने से पहले हम एक बार समअप कर देते हैं, एक बार सबको समअप कर देते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले हम यूज किए हैं होमोथैलिक शब्द का, होमोथैलिक, और एक यूज किए हैं हेटेरोथैलिक। एक यूज किए हैं होमोथैलिक और दूसरा यूज किए हैं हेटेरोथैलिक शब्द का। ध्यान देना, पहला है होमोथैलिक, दूसरा है हेटेरोथैलिक। ठीक है, चलो अब ये होमोथैलिक का मतलब होता है कि अगर एक ही थैलस पे दोनों जनन अंग उपस्थित है तो इसको बोलते थे होमोथैलिक। ठीक है, और एक और हम पढ़े थे मोनोइसियस, अगर एक ही बॉडी में दोनों जनन अंग है तो उसको बोलते हैं मोनोइसियस। तो क्या होमोथैलिक और मोनोइसियस दोनों एक ही बात नहीं है क्या? मोनोइसियस दोनों एक ही बात नहीं है क्या? क्या इसी के लिए अगर हम बाइसेक्सुअल टर्म यूज करें तो क्या ये दोनों एक ही बात नहीं, सॉरी एक ही बात नहीं है क्या? बाइसेक्सुअल में भी तो दोनों जनन अंग उपस्थित हो रहा है। हाँ, ये फूल के लिए है, ये प्लांट के बॉडी के लिए है, और ये निम्न ऑर्गेनिज्म के लिए है। वैसे हेटेरोथैलिक की बात करें, वैसे अगर हम हेटेरोथैलिक की बात करें तो हेटेरोथैलिक में, सॉरी, वैसे हेटेरोथैलिक में दोनों जनन अंग अलग अलग थैलस पे उपस्थित हैं। और डायोसिस में क्या हो रहा था, उसमें भी तो दोनों जनन अंग अलग अलग बॉडी पे हो रहा था, तो इसको हम लोग डायोसियस टर्म बोलते हैं, डायोसियस शब्द यूज करते हैं। और इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं, यूनिसेक्सुअल। याद रखना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बाइसेक्सुअल समझ के आप डाई पे नहीं जाना, बाई और डाई दोनों अलग हो गया। बाई मतलब दोनों जनन अंग एक ही में हो, और मोनो का मतलब दोनों हो। तो बाई और मोनो याद रखना, और डाई और यूनि ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना और इसके एग्जाम्पल लर्न करना। ये क्लियर है पौधों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं युग्मक ट्रांसफर के ऊपर।
अब हम बात करते हैं युग्मक का ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण। एक बात याद बताते हम कि लैंगिक जनन में जो घटना घटता है उसमें मुख्य घटना जो घटता है वह है निषेचन, और निषेचन होने के लिए सबसे पहले युग्मक का निर्माण होना पड़ेगा। तो युग्मक तो हम लोग पढ़ लिए कि युग्मक किस में पाया जाएगा, तो हम लोग समथैलेस बताएं तो समथैलेस में क्या होगा, एक ही बॉडी के अंदर दोनों गैमेट पाए जाएंगे। फिर हमने ये जाना कि ये गैमेट बनते कैसे हैं, तो हम बताया आपको कि अगर बॉडी जनक का अगुणित हुआ तो ये बनेंगे समसूत्री विभाजन के द्वारा, और बॉडी अगर द्विगुणित हुआ तो बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, ये भी बात हमने जान गया। अब हम बताएंगे आपको कि युग्मक आखिरकार ट्रांसफर होते कैसे हैं, क्योंकि निषेचन के लिए केवल युग्मक का बनना नेसेसरी नहीं है, युग्मक का एक दूसरे के समीप आना जरूरी है। निषेचन के लिए एक दूसरे का समीप आना जरूरी है, तो एक दूसरे के समीप आने के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा। तो एक दूसरे से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से जाते हैं इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, मानव जनन वाले टॉपिक में, और प्लांट की बात अगर करेंगे जिसमें हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे अलगी के बारे में, फंजाई के बारे में और ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ध्यान से याद सुनना, इन तीनों में जो युग्मक का स्थानांतरण होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है, वह बेसिकली जल के माध्यम से होता है, वह बेसिकली H2O के माध्यम से होता है। देखो, युग्मक का स्थानांतरण, नर तथा मादा युग्मक को संलयन के लिए एक दूसरे के समीप आना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। शैवाल की बात करो, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, इसमें जो युग्मक का स्थानांतरण होता है वह जल के द्वारा होता है। ये डायरेक्ट आप याद रख लेना, अगर ऑब्जेक्टिव बना इस टॉपिक से तो ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं। अब युग्मक का स्थानांतरण हो गया, अब क्या होगा, अब होगा निषेचन। अब निषेचन का मतलब क्या होता है, निषेचन का सीधा मतलब होता है नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के बारे में कुछ बात हम बोल रहे हैं, याद रखना। निषेचन क्या होता है आओ बताते हैं। नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने को हम निषेचन कहते हैं, और निषेचन के लिए हम लोग संलयन शब्द का उपयोग करते हैं, सिनगैमी शब्द का उपयोग करते हैं। निषेचन जो है ये लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है। ठीक है, क्या है निषेचन, तो निषेचन जिसे युग्मक संलयन सिनगैमी भी कहते हैं, जो लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। बहुत बढ़िया बात है। इसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। अब देखो, नर युग्मक जो है ये अगुणित है, मादा युग्मक क्या है, अगुणित है, और जब युग्मक के संलयन होगा तो एक जो जीव बनेगा वह बेसिकली द्विगुणित होता है, और द्विगुणित हमारा होगा जाइगोट, हमारा होगा युग्मनज। तो मिलने से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये है शुक्राणु, ये है अंडाणु। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक संरचना का निर्माण होगा, और ये संरचना बेसिकली होगा जाइगोट, ये होगा जाइगोट। और जाइगोट में जब बार बार विभाजन होगा तो एक संतति का निर्माण हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये निषेचन है। हाँ, अब ये निषेचन आखिरकार होता कहाँ पे है, निषेचन आखिरकार फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है या फीमेल के बॉडी से बाहर हो रहा है। इसके आधार पे हम निषेचन को दो प्रकार से विभाजित कर देते हैं। निषेचन के स्थान के आधार पे हम निषेचन को प्रकार के पढ़ते हैं। अब हम बताते हैं, एक होता आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में जो युग्मक का संलयन होगा वह मादा के बॉडी के अंदर होगा, और जो बाह्य निषेचन होगा उसमें जो संलयन होगा वह मादा के बॉडी से बाहर होगा। तो निषेचन कहाँ होता है इसके आधार पर ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यह तब होता है जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। एग्जाम्पल लर्न करना, जो भी बोनी फिश होगी, जो भी उभयचर होंगे, एम्फीबियन, उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रहे और स्थल पर भी रहे, इसको बोलते हैं उभयचर। तो इनमें जो निषेचन पाया जाता है वह बेसिकली बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि इनके जो युग्मक का संलयन होता है वह बेसिकली बॉडी से बाहर होता है। अगला बात है कि यह तब होता है, आंतरिक निषेचन क्या है, तो आंतरिक निषेचन में युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर होगा। जैसे रेप्टाइल्स की बात करो, सरीसृप की बात करो, पक्षी की बात करो, स्तनधारी की बात करो, तो ये सभी ऐसे उदाहरण हैं
जिसमें जो आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन कहने का सीधा मतलब होता है जो भी निषेचन हो रहा है वह मादा के शरीर के अंदर होगा। क्या निषेचन टॉपिक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है निषेचन पश्च घटना। अगला मेरा टॉपिक है निषेचन पश्च घटना। ये वे घटनाएं हैं जो निषेचन के बाद होती है। निषेचन के बाद बना युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। ध्यान देना, अभी हम आपके सामने एक संरचना को ड्रॉ कर रहे हैं। ये है नर युग्मक जिसको आप शुक्राणु बोलते हो, और एक और आपके सामने संरचना का हम ड्रॉ करते हैं पिंक कलर से, इसको आप अंडाणु बोलते हो। ठीक है, ये बेसिकली है ओभम। ये क्या है? ये है ओभम, ध्यान देना। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है स्पर्म। ये क्या है? ये है स्पर्म। अब ध्यान देना, क्या ये जो स्पर्म और ओभम आपस में संलयन होते हैं, ये जो आपस में मिलते हैं, ये जो आपस में इनका जब संलयन होगा तो इससे एक संरचना का निर्माण होगा जो होगा जाइगोट। ये होगा जाइगोट जिसे आप युग्मनज बोलते हो, और ये 2n होता है, ध्यान देना। और इस प्रक्रिया को बेसिकली हम निषेचन बोलते हैं, इसको हम लोग संलयन बोलते हैं, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जाइगोट में जब विभाजन होता है तो इससे एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, इसे एम्ब्रियो या हम भ्रूण कहते हैं। ध्यान देना, और इसी भ्रूण से आगे चलकर एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि बेबी के जो हाथ बनेंगे, पांव बनेंगे, इसी एम्ब्रायो से बनेगा। तो इस एम्ब्रियो से आगे चलकर बॉडी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो जाइगोट है और जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। याद देना, क्या कहें आओ समझ लो, ध्यान दो। ये वे घटनाएं हैं जो निषेचन के बाद युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। बढ़िया बात है। एक टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? ध्यान देना, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में युग्मनज जो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है और अंततः एक नया जीव बनता है। बहुत कितना सुंदर बात है कि जो युग्मनज होते हैं वे द्विगुणित होते हैं और जो हमारा एम्ब्रियो होता है वे भी द्विगुणित होता है। तो अगर द्विगुणित संरचना से द्विगुणित संरचना बनाना है तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको समसूत्री विभाजन करना होगा। ध्यान रखना। हाँ, एक और टॉपिक याद रख लेना, ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का भी फ्रेम हो सकता है कि जो भी शैवाल होते हैं और कवक होते हैं इसमें भ्रूण नहीं बनता है। इसमें जो जाइगोट होता है उसी से डायरेक्ट स्पोर बन जाते हैं, उसी से बीजाणु बन जाते हैं। यही बात लिखा हुआ है कि इसमें युग्मनज 2n में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे स्पोर बन जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? भ्रूणोद्भव क्या होता है? तो भ्रूणोद्भव का मतलब होता है जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ये आप लर्न कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक लास्ट टॉपिक है अंड प्रजक और सजीव प्रजक। आज का ये लास्ट टॉपिक है। एक है ओविपेरस। अब ओविपेरस क्या होता है? तो ओविपेरस वैसे जीव होते हैं जो विशेष करके अंडा को जन्म देते हैं। अब वो अंडा दो प्रकार से हो सकता है, या तो निषेचित अंडा हो सकता है। निषेचित अंडा कहने का मतलब है कि उसका जो अंडा है वो पहले से ही निषेचन हो गया है, अर्थात नर और मादा युग्मक आपस में मिल गए हैं और मिलने के बाद ये अंडा बाहर निकल रहा है, उसके बाद जीव बनेगा। इसको निषेचित बोलते हैं। और एक होता था अनिषेचित, अर्थात ये दोनों बाहर निकलेंगे और ये अंडा बाहर निकल के बाहर मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, इसको बोलते हैं अनिषेचित। तो अगर कोई जीव अंडा को जन्म दे रहा है तो इसके को हम बोलते हैं उस जीव को अंड प्रजक, और जो शिशु को जन्म दे रहा है उसको हम बोलते हैं सजीव प्रजक। ध्यान देना, अंड प्रजक वे जीव हैं जो अंडे देते हैं, अंडा देने वाले को अंड प्रजक कहते हैं। अब ये उदाहरण याद रखना, ये उभयचर और मछलियां होती है, ये विशेष करके और निषेचित अंडे को जन्म देती है क्योंकि इनमें बाह्य निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन होगा मतलब बॉडी से बाहर होगा, तो बॉडी से जब बाहर होगा तो ये अंडाणु को अपने बाहर छोड़ देती है और बाहर ही निषेचन होता है। ठीक है, जो सरीसृप और पक्षी होते हैं ये भी अंडा तो देते हैं लेकिन इनका संलयन अंदर ही हो गया है, इसका निषेचन अंदर ही हो गया है क्योंकि इनमें
आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जिसके ऊपर, हाँ एक और बात बता दे रहे हैं, जो हम लोग अंडा खाते हैं मुर्गियों द्वारा, बर्ड द्वारा, उसके ऊपर आप कैल्शियम का बना एक कठोर कवच होता है जो अंडे की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है वीवीपेरस। वीवीपेरस क्या होते हैं? ये वे जीव है जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जैसे आप हमारी बात कर लो, हमारी कहने का मतलब है ह्यूमन की बात कर लो यार, क्योंकि हम तो मेल हैं, मेल बच्चे को जन्म थोड़ी देगा, फीमेल देगी। तो जो भी स्तनधारी होता है, मैमल्स होती है, वे बच्ची को जन्म देती है, और ऐसे जीव को हम लोग सजीव प्रजक वीवीपेरस कहते हैं। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था। आई होप आज के जो लेक्चर है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट होगा तो आप कमेंट करके उस डाउट को अपने क्लियर कर लेना। अब हम क्या करेंगे, ये टॉपिक समाप्त होने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें इस चैप्टर के पहले PYQ होगा। पहले PY को डिस्कस करेंगे, PYQ क्या होता है, और दूसरा डिस्कस करेंगे हम कुछ अपने क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ कंसेप्ट को सीखने की प्रैक्टिस करेंगे कि जो अभी हमने कंसेप्ट को सीखा है उस क्वेश्चन पे इस कंसेप्ट को कैसे लागू करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सीखेंगे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर से हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।